ओके, सो लेवी एंड कलेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 10, चार्ज ऑफ जीएसटी, उसमें दो अमेंडमेंट है। एक अमेंडमेंट अपन पहले से ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंपोजिशन स्कीम जो होता है वो अपन ने पढ़ा था, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, एरिएटेड वाटर्स, टबैको, टबैको सब्सटीट्यूट्स को नहीं मिलता है। उसमें नया अमेंडमेंट आया था जो अपन ने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और अर्थिंग ऑफ रूफिंग टाइल्स बना रहे हो तो भी आपको स्कीम नहीं मिलेगा। सो पहले चार आइटम्स नहीं थे, वो इन लोग ने न्यू ऐड किए हैं, तो ये अपन ने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो अगर कोई पास्ट अटेम्प्ट का स्टूडेंट है, एक दो दो अटेम्प्ट पुराना, उसके लिए अमेंडमेंट है। बाकी लोगों ने अपने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है कि जीएसटी composition scheme is not eligible for all these products apart from ice cream, edible ice and so on. Then section number 9 अपन ने किया था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अपन ने पढ़ा था कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट के केस में आरसीएम एप्लीकेबल होता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट के पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो 12% रूल ऐप कर सकता है या तो 5%। अगर जीटीए 12% वाला जीएसटी लेवी कर रहा है तो एफसीएम में जीटीए टैक्स भरेगा। अगर वो 5% वाला लेवी कर रहा है तो आरसीएम में रेसिपिएंट टैक्स भरेगा। हाउएवर, अब अमेंडमेंट आ गया है और अमेंडमेंट में ऐसा बोला है कि जीटीए वेदर 12% में होएगा या 5% में होएगा, टैक्स हमेशा आरसीएम में रेसिपिएंट भरेगा। आई रिपीट, जीटीए 12%, 5% वाले किसी में भी होएगा, टैक्स हमेशा रेसिपिएंट भरेगा आरसीएम में, जीटीए कभी टैक्स नहीं भरने वाला है। बट अगर रेसिपिएंट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट और लोकल अथॉरिटी, वो वाले केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होएगा। सो सिंपली पुट, जीटीए इज नाउ ऑलवेज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रेट ऑफ टैक्स मैटर नहीं करता है। सो रेसिपिएंट अगर फैक्ट्री है, रेसिपिएंट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रेसिपिएंट अगर सोसाइटी, बॉडी, कॉर्पोरेट, ये सब है जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जीटीए का रेट ऑफ टैक्स मैटर करेगा ही नहीं। वॉट एवर इज द रेट ऑफ टैक्स, टैक्स रेसिपिएंट को भरना है। बट अगर रेसिपिएंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज है, ये तीन केस में टैक्स गवर्नमेंट भरेगा अंडर, सॉरी, टैक्स जीटीए भरेगा अंडर एफसीएम। हाउएवर, नया रूल क्या बोलता है, पहले रेट ऑफ टैक्स के बेसिस पे आरसीएम एफसीएम था, 12%, 5% वाला। अब ऐसा नहीं है, अब हमेशा जीटीए पे आरसीएम है। हाउएवर, अगर जीटीए खुद रजिस्टर्ड है और जीटीए ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक्सेप्ट किया है कि वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करने वाला है, और उसने बिल पे लिख के भी दिया हुआ है कि मैं एफसीएम में टैक्स पे करेगा, तो वो केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होएगा। सो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट, अगर जीटीए रजिस्टर्ड है, जीटीए ने ऑप्ट किया है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को, और जीटीए ने इनवॉइस पे डिस्क्राइब किया है, डिक्लेरेशन दिया है एफसीएम इज एप्लीकेबल, तो एफसीएम आएगा, नहीं तो एफसीएम आने वाला नहीं है। सो सिंपल टर्म्स में रिपीट कर रहा हूं, जीटीए में ओल्ड रूल में रेट ऑफ टैक्स के बेसिस पे आरसीएम एफसीएम था, अब ऑलवेज आरसीएम है। आई रिपीट, अब जीटीए में ऑलवेज आरसीएम है। फैक्ट्री, बॉडी, कॉर्पोरेट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड पार्टनरशिप फर्म और रजिस्टर्ड इंडिविजुअल, ये हमेशा आरसीएम में टैक्स भरेंगे, रेट मैटर नहीं करता है। हाउएवर, अगर जीटीए ने रजिस्ट्रेशन लिया है, जीटीए ने ऑप्ट किया एफसीएम और डिक्लेरेशन दिया है, तो जीटीए एफसीएम में टैक्स भरेगा, रेट ऑफ टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज और लोकल अथॉरिटीज अगर रेसिपिएंट है तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होएगा। आई होप इतना पॉइंट क्लियर है। एनीवन Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये भी अपन ने आरसीएम में पढ़ा है। अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और अगर पति सर्विसेज है, पी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ए मतलब एयरक्राफ्ट और वेसल, टी मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स, एंड आई मतलब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो अगर पति सर्विसेज है तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट खुद टैक्स भरेगा एफसीएम में। बट अदर देन पति सर्विसेज है
तो आरसीएम एप्लीकेबल होएगा। वो डिटेल वर्किंग बताया होगा, बिजनेस एंटिटी नॉन बिजनेस एंटिटी सब क्लास में किया हुआ है। अमेंडमेंट क्या बोलता है, पहले तो पुराना लॉ पढ़ो। बोलता है सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी, इस पे आरसीएम आता है। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब इधर आरसीएम नहीं आएगा, मतलब पति की बात कर रहा है। एग्जांपल रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आरसीएम नहीं आएगा, गवर्नमेंट टैक्स भरेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे आरसीएम नहीं आएगा, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट खुद टैक्स भरेगा। बट जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सेला सर्विसेज था, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज, माइक ऑफ करके रिपीट करो, ऑन करके रिपीट करो, बट रिपीट करो। सेला सर्विसेज अपन ने पढ़ा था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट और वेसल, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, सॉरी रिपीट करो, सेला में स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज। वो आरसीएम में से डिलीट हो गया है। क्यों डिलीट हुआ मैं बताता हूं। अमेंडमेंट्स इन एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशंस, फॉलोइंग एग्जेम्पशंस हैज बीन अमेंडेड। क्या अमेंडमेंट आया है, अपन ने पढ़ा था सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये एग्जेम्प्ट होता है। याद होएगा तो गरफर्ड बियर का सबसे पहला जी था गवर्नमेंट, उसमें दो पार्ट था, बाय गवर्नमेंट, टू गवर्नमेंट। बाय गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट होता है, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें बाय गवर्नमेंट में अपन ने पढ़ा था पटा सर्विसेज टैक्सेबल है, पोस्ट ऑफिस, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एंड एनी अदर। यहां पे क्या बोलता है, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट है एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग, मतलब ये टैक्सेबल है। व्हाट इज टैक्सेबल, तो पहले ऐसा लिखा हुआ था कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सर्विसेज टैक्सेबल है जो स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी है। मतलब पहले पोस्ट ऑफिस का सिर्फ 4 सर्विसेज टैक्सेबल था, जो अपन ने पढ़ा हुआ है सेला। अब ये वाले लाइन को डिलीट कर दिया है, मतलब अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का हर एक सर्विसेज टैक्सेबल हो गया। सो पहले अपन ने पढ़ा था सेला सर्विसेज एंड अदर्स, सेला वाज टैक्सेबल, अदर वाज एग्जेम्प्ट। अब ये सेला वर्ड को डिलीट कर दिया है, मतलब जो भी सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दे रहा है वो टैक्सेबल है। इतना पॉइंट समझ रहा है। इतना पॉइंट समझ रहा है। Yes. ओके फाइन, बराबर है। सो अब ये पॉइंट, अभी जहां पे भी ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट था, जहां पे सेला था, सब जगह पे डिलीट हो गया है। तो इवन आरसीएम में वो डिलीट हो गया, बट अपने लिए एग्जेम्पशन में वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इधर इतना रेलेवेंट नहीं है। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पहले भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में था, अभी भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कोई अमेंडमेंट नहीं है। सिर्फ वो सेला सर्विसेज डिलीट हो गया। डिलीट होने का मतलब पहले वो किधर था, टैक्सेबल में था, अब वो डिलीट हो गया है, बट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है, मतलब अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सब सर्विसेज टैक्सेबल हो गया। आई होप इतना समझेगा। कोई सुन रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आरसीएम वाले अमेंडमेंट्स में बता रहा हूं। आरसीएम में पहला अमेंडमेंट एकदम सिंपल है, वो उससे ना टेबल बड़ा दिखने में 2-2 मिनट का है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट पे आरसीएम या एफसीएम। नया अमेंडमेंट बोलता है ऑलवेज आरसीएम। इतना समझा? Yes, sir. रेट ऑफ टैक्स मैटर नहीं करेगा। हाउएवर जीटीए ने अगर रजिस्ट्रेशन लिया है, जीटीए ने रजिस्ट्रेशन में फॉरवर्ड चार्ज ऑप्शन चूज किया है और जीटीए ने इनवॉइस पे डिक्लेरेशन दिया है, तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा। रेट ऑफ टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी है, लोकल अथॉरिटी है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आने वाला नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes. आरसीएम में सेकेंड अमेंडमेंट है, ये तो वेस्ट है। ये पहले जो था वही है, पति सर्विसेज पे आरसीएम नहीं आएगा, अदर देन पति पे आएगा। अभी भी वही रूल है, कोई रूल बदला नहीं है। बस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इन लोग ने स्पीड पोस्ट वाला पॉइंट हटा दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब इस ये भी जो अमेंडमेंट आप पढ़ने वाले हो, वो अमेंडमेंट एग्जेम्पशन से रिलेटेड है। अपन ने एग्जेम्पशन में पढ़ा था रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एग्जेम्प्ट होता है। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एग्जेम्प्ट होता है, कितना भी रेंट होएगा एग्जेम्प्ट होएगा। तो अगर मैंने अपना घर रहने के लिए भाड़े पे दिया है तो वो एग्जेम्प्ट है। हाउएवर नया अमेंडमेंट क्या बोलता है, सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल यूज, तो आज भी एग्जेम्पशन है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब ये टैक्सेबल हो गया। कभी टैक्सेबल होएगा
जब आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एक रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे, मतलब अगर आपके घर पे कोई रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आ रहा है बट सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, तो आप जब उसको रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दोगे तो जीएसटी एप्लीकेबल है। पहले ऐसा कोई रूल नहीं था। पहले आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल यूज किसी को भी दो, एग्जेम्पशन था, किसी को भी दो, एग्जेम्पशन था। नया अमेंडमेंट बोलता है कि अगर आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किसको दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इट विल बी टैक्सेबल, इट विल बी टैक्सेबल। आई होप इतना समझाएगा। Yes. क्लियर है? ओके। अब ये जब टैक्सेबल हो गया, अरे यार मेरा घर है और मैं भाड़े पे दे रहा हूं, पहले तो मेरे को पूरा एग्जेम्पशन मिलता था, मेरे को जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं था। अब क्या हो गया, अब मैं रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को भाड़े पे दूंगा तो टैक्सेबल हो गया। बट मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं ना, रेसिपिएंट सामने वाला आदमी रजिस्टर्ड है। तो अगर सामने वाला आदमी रजिस्टर्ड है तो वही टैक्स भरेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो ये नया अमेंडमेंट इन लोगों ने डाला है, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। पहले तो अमेंडमेंट आया कि वो पहले एग्जेम था, जो टैक्सेबल हो गया है, और अगर टैक्सेबल हो गया है तो वो जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है वो टैक्स भरेगा अंडर आरसीएम। सो आरसीएम में 3 एंट्री है। जीटीए अभी हमेशा आरसीएम में आ गया, अनलेस वो रजिस्ट्रेशन लेके एफसीएम चूज करता है तो बात अलग है। सेकेंड अमेंडमेंट आरसीएम का है ही नहीं, सेकेंड अमेंडमेंट एग्जेम्पशन का है। पटा सर्विसेज पे टैक्स आता है, पोस्ट ऑफिस पे टैक्स आता है, बट पहले पोस्ट ऑफिस में सिर्फ सेला पे टैक्स आता था, अब सेला डिलीट कर दिया, मतलब पोस्ट ऑफिस के हर एक सर्विसेज पे टैक्स आ गया। थर्ड अमेंडमेंट जो आरसीएम में है और एग्जेम्पशन में, पहले रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस फुल्ली एग्जेम था, अब अगर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दिया तो टैक्सेबल है, और वो टैक्सेबल अंडर आरसीएम रजिस्टर्ड रेसिपिएंट पे करेगा। ओके। सो एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशंस में अमेंडमेंट जो है वो मैं बता रहा हूं। एग्जेम्पशन में गवर्नमेंट सर्विसेज में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पहले भी टैक्सेबल था, अभी भी टैक्सेबल है, पहले सिर्फ सेला था, अभी सब टैक्सेबल है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा है, ये सब वही है, ये सेला वाला डिलीट किया है, तो जहां पे भी पूरे लॉ में सेला सर्विसेज था उसको डिलीट किया है, तो ये रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, पहले फुल्ली एग्जाम था, अब रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके। सिमिलरली अपन ने एग्जेम्पशन में ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर पढ़ा है, फटअफ सर्विसेज पढ़ा होगा एफटीटीएफ में। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर में अपन ने पढ़ा था पैम सर से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो एग्जेम्प्ट है, पैम सर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो एग्जेम्प्ट है। उसमें अपन ने पढ़ा था एरोप्लेन से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है मेंस टीबी स्टेट में तो एग्जेम्प्ट है, अभी भी वो एग्जेम्पशन है, बट इन लोग ने इकोनॉमी क्लास वर्ड ऐड कर दिया। पहले था कि अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर हो रहा है, या तो वो एरोप्लेन स्टार्ट होना चाहिए या तो एंड होना चाहिए। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा इन वेस्ट बंगाल, आज भी वो एग्जेम्पशन है, बट बाय एयर पहले सिर्फ एयर लिखा हुआ था, मतलब बिजनेस क्लास भी एग्जाम था, इकोनॉमिक क्लास भी एग्जाम था। अब सिर्फ इकोनॉमिक क्लास एग्जाम होएगा, बिजनेस क्लास एग्जाम होने वाला नहीं है। इतना पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो बाय एयर तो दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ तो सब टैक्सेबल ही है। एग्जामिशन सिर्फ मेंस टीबी में था, उसमें अभी इकोनॉमिक क्लास एग्जाम्प्ट है, बिजनेस क्लास टैक्सेबल होएगा, बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं है। नेक्स्ट, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड नॉन एसी स्टेज कैरेज एग्जाम था, पैम सर का एस। नॉन एसी स्टेज कैरेज, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मीनिंग अपन सब पढ़ चुके हैं, तो ये एग्जाम था। अब वो बोलता है कि अगर नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, और अगर वो 9(5) में कवर्ड है ईसीओ, तो टैक्सेबल हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, इन केस वेयर services of passenger by non-AC contract carriage other than radio taxi, excluding tourism, conducted tour or hire or non-AC stage carriage are supplied through ECO, such services are not exempt from GST. Further, tax on services shall be paid by ECO. तो इसमें भी दो अमेंडमेंट है, एक एग्जेम्पशन में अमेंडमेंट है और एक 9(5) में अमेंडमेंट है। एग्जेम्पशन क्या बोलता है कि नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, स्टेज कैरेज पहले एग्जेम था, अब एग्जेम्पशन अब क्या बोलता है
नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज, अगर आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया है, जैसे कि रेड बस के थ्रू आपने बस का सर्विसेज दे दिया, तो रेड बस के थ्रू अगर आपने बस का सर्विस दिया है तो वो टैक्सेबल हो गया। और अगर टैक्सेबल हुआ है तो टैक्स भरेगा कौन? रेड बस वाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स भरेगा, आपको नहीं भरना है। आई होप इतना पॉइंट क्लियर है। Yes. बराबर है, फाइन। नेक्स्ट एग्जेम्पशन में जो अमेंडमेंट है वो अपन ने पहले से अमेंडमेंट पढ़ा होगा। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अपन ने पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल अगर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल हो रहा है, तो वो आरडी फैनो एग्जाम था। रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मटेरियल, फूड स्टफ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो सब एग्जाम था। उसमें पहले रेल इक्विपमेंट भी एग्जाम था, अब वो डिलीट हो गया है, तो वो रेलेवेंट नहीं है। आई थिंक अपन ने इसको अमेंडेड ही पढ़ा है, अपन ने इसको पढ़ा ही नहीं होगा। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल टैक्सेबल होता है, बट थोड़े गुड्स एग्जाम्प्ट है, रिलीफ मटेरियल वो सब। पहले उसमें रेलवे इक्विपमेंट भी एग्जाम था, अब उन लोगों ने डिलीट कर दिया। तो अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल हो रहा है और रेलवे इक्विपमेंट या मटेरियल हो रहा है, सो इट इज टैक्सेबल। सिमिलरली अपन ने ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में पढ़ा था। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में अपन ने दो चीज पढ़े थे, या तो जीटीए गरीब होना चाहिए, मतलब जीटीए ने पूरे टेम्पो का भाड़ा 1500 के नीचे लिया है, या तो कंसाइनी गरीब होना चाहिए 750 वाला, वो डिलीट हो गया। मतलब अगर जीटीए को अभी आपका सामान दे रहे हो ट्रांसपोर्ट के लिए और जीटीए आपसे 200 रुपया चार्ज कर रहा है, 2000 चार्ज कर रहा है, 2 लाख चार्ज कर रहा है, एवरीथिंग इज टैक्सेबल। पूरे टेम्पो का भाड़ा 1500 से कम है या 1500 से ज्यादा है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। तो अपन ने जीटीए में पढ़ा था कि गरीब लोगों पे टैक्स नहीं आता है, अब वो डिलीट हो गया है। तो जीटीए के पूरे कंसाइनी का वैल्यू 1500 के नीचे होएगा तो भी टैक्सेबल है, ऊपर होएगा तो भी है। एक कंसाइनी से 750 के नीचे लिया तो भी टैक्सेबल है, 750 के ऊपर लिया तो भी टैक्सेबल है। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ओके। देन एग्रीकल्चर करके अपन ने एग्जेम्पशंस में पढ़ा होएगा। अगेन गर फट का ए था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अपन ने पढ़ा था, वो सर्कुलर में था पहले से, कि स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, ये सब एग्जाम था। अब अगर वेयरहाउसिंग का बिजनेस है तो वेयरहाउसिंग में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वेयरहाउसिंग है तो एग्जेम्प्ट है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अगर वेयरहाउसिंग ऑफ राइस है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, उसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। बट वेयरहाउसिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, उसमें एग्जेम्पशन है। मतलब अब क्या क्या एग्जेम्पशन बचा समझो। अगर मैं वेयरहाउस रेंट पे देता हूं और अगर वेयरहाउसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए रेंट पे दिया तो एग्जेम्प्ट है। वेयरहाउस अगर आप लोगों ने रेंट पे दिया है राइस के लिए तो एग्जेम्प्ट है। प्लस सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एग्जेम्प्ट है। सिर्फ 4 चीज और है, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो मतलब अगर स्पाइसेस, कॉपरा, शुगर केन, जैगरी, रॉ वेजिटेबल्स, फ्लैक्स, जूट, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको, बीटल लीफ, अगर ये सब आप वेयरहाउस में रख रहे हो तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो राइस एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ये एग्जेम्प्ट है, बाकी कुछ एग्जेम्प्ट नहीं। फाइन, समझा इतना? Yes, sir. देन एक अपन ने पढ़ा था, अगेन एग्रीकल्चर अपने टेक्स्ट बुक में है, वो टेबल में अपन ने पढ़ा था, सर्कुलर वाले टेबल में, टेक्स्ट बुक में देखना। उसमें अपन ने पढ़ा था फ्यूमिगेशन इन द वेयर हाउस, मतलब वो पेस्टिसाइड्स, वो जो होता है पेस्टिसाइड्स स्प्रे, वो सब जो होता है बेसिकली पेस्ट कंट्रोल, वो सब अगर वेयर हाउस में हो रहा है तो एग्जेम्प्ट था, अब वो टैक्सेबल हो गया है। तो फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस इज नाउ टैक्सेबल। ये इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में अमेंडमेंट बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, बट अब की बार ज्यादा है तो एग्जाम में पूछने का चांसेस बहुत है। बराबर है। सो एग्जाम्शन नंबर 1 क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे पहले टैक्सेबल था, बट स्पीड पोस्ट सेला पे टैक्सेबल था, अब वो सेला डिलीट कर दिया, मतलब पूरे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे टैक्स आ गया। और उससे रिलेटेड जो भी जिधर भी वो सेला लिखा था सब जगह पे डिलीट हो गया, तो बाकी वेस्ट है। पहले था रेसिडेंशियल, फॉर रेसिडेंशियल फुल्ली एग्जेम्प्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी को भी दो। अब बोलता है रेसिडेंशियल अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो टैक्सेबल है, और ऊपर बोला है कि रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम में टैक्स पे करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर अगर मेंस टीबी में जा रहा है तो एग्जेम्प्ट है, आज भी एग्जेम्प्ट है, बट पहले सब क्लास में एग्जेम्प्ट था, अभी सिर्फ इकोनॉमी क्लास एग्जेम्प्ट है, बिजनेस क्लास टैक्सेबल हो गया। नेक्स्ट,
अगर इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा आपने नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज या नॉन एसी स्टेज कैरेज रेंट पे दिया है तो पहले फुल्ली एग्जाम था, अब अगर आप ईसीओ के थ्रू दोगे तो टैक्सेबल भी है और टैक्स भी ईसीओ सेक्शन 95 में भरेगा। रेड बस वाला एग्जाम्पल। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मटेरियल सब वही है, पहले भी एग्जाम था अभी भी एग्जाम है, बट रेलवे इक्विपमेंट पहले एग्जाम था अब वो टैक्सेबल है। एंड जीटीए वाले में गरीब जीटीए या गरीब कंसाइनी भी टैक्सेबल हो गया जो पहले एग्जाम था 1500 और 750 वाला। नेक्स्ट, अगर आपने स्टोरेज और वेयरहाउसिंग है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पहले भी एग्जाम था अभी भी एग्जाम है, राइस पहले भी एग्जाम था अभी भी एग्जाम है, बट पहले बाकी में इतने सारे लिस्ट थे, अब 4 ही बचे, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये 4 प्रोडक्ट का वेयरहाउसिंग एग्जाम है, बाकी सब टैक्सेबल है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड अपन ने पढ़ा था, डायरेक्टली कल्टीवेशन वो सब पे टैक्स नहीं आएगा, फार्म लेबर पे नहीं आएगा, उसमें फ्यूमिगेशन इन वेयरहाउस भी एग्जाम था, अब फ्यूमिगेशन इन वेयरहाउस टैक्सेबल हो गया। नेक्स्ट अपन ने एग्जामिशन में पढ़ा था डॉक्टर लॉयर करके, मैंने एंट्री पढ़ाया था, उसमें अपन ने पढ़ा था हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर अपन ने ये भी पढ़ा था कि इन लोग अपने से रूम रेंट लेता है, तो जब हॉस्पिटल वाला बिल बना के देता है तो वो बोलता है कि डॉक्टर का इतना खर्चा है, मेडिसिन इतना है, हॉस्पिटल का रूम रेंट इतना है, तो रूम रेंट वॉज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। तो जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो हॉस्पिटल वाला रूम चार्जेस लेता है, वो रूम चार्जेस पहले एग्जेम था, 2000 का रूम चार्जेस हो या 2 लाख रुपया रूम चार्जेस हो, एग्जेम था। अब नया अमेंडमेंट बोलता है कि अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो और हॉस्पिटल में आप एडमिट हो रहे हो और आपने रूम लिया है, वो तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप रूम ले रहे हो और अगर रूम का रेंट 5000 पर डे से ज्यादा है, हैविंग रूम चार्जेस एक्सीडिंग 5000 पर डे टू अ पर्सन रिसीविंग हेल्थ केयर, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। Nothing contained in this entry shall apply to service provided by a clinical establishment by way of providing rooms having room charges exceeding 5000 per day to a person receiving health care। तो पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, रूम रेंट 7000, 10000, 20000 होएगा तो भी एग्जाम था, अब 5000 से कम है तो ही एग्जाम है, 5000 है तो एग्जाम है, 5000 के ऊपर गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। सो बेसिकली हॉस्पिटल में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, शेयर्ड रूम करके ऑप्शन होता है, प्राइवेट रूम करके ऑप्शन होता है। तो शेयर्ड रूम में 4-5 लोग होते हैं तो उसमें आपका रेंट कम होता है, प्राइवेट रूम में रेंट बहुत ज्यादा होता है, 20-25 हजार भी होता है, तो वो टैक्सेबल हो गया। हाउएवर, अगर ये 20-25 हजार का रेंट आईसीयू ये सब का लिया है तो एग्जेम्प्ट ही होएगा। तो आईसीयू हो गया, क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू हो गया, कार्डियक केयर यूनिट आईसीसीयू हो गया, नियोनेटल इंटेंसिव यूनिट एनआईसीयू हो गया, इन लोग का रेंट कितना भी होएगा एग्जेम्प्ट है। तो अगर आपका ऑपरेशन हो रहा है या आप आईसीयू में एडमिटेड हो तो आईसीयू का जो रूम चार्जेस है 5 लाख होएगा तो भी एग्जेम्प्ट है। अदर देन आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू 5000 के ऊपर टैक्सेबल होएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एकदम इजी, अमेंडमेंट बहुत इजी होते हैं, फटाफट पढ़ने का, एग्जाम में बोनस आना चाहिए। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था अगर कोई सर्विसेज दे रहा है आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स के कोचिंग का, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट दे रही है तो वो एग्जेम्प्ट है, अदर देन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट दे रहा है तो वो टैक्सेबल है। तो सुन रहे हो? Yes, sir. सो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूट कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर रही है? आर्ट, कल्चर, रिक्रिएशनल, कोचिंग, वो सब वाला, तो वो पहले एग्जाम था। अब नया अमेंडमेंट क्या बोलता है, जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, आर्ट, कल्चर मतलब बेसिकली पेंटिंग, हॉबी क्लासेस में बोल रहा हूं, अगर वो इंडिविजुअल देगा तो भी एग्जाम्प्ट है। स्पोर्ट्स वाले में चैरिटेबल रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होना जरूरी है, पहले ये बाय एन इंडिविजुअल वर्ड नहीं था। अगर पढ़ोगे पहले ये 4 लाइन जो कैंसिल किया वो रीड करो ना प्लीज, जो 4 लाइन कैंसिल किया वो रीड करो ना। रीड किया है? Yes. वहां पे पहले इंडिविजुअल नहीं था, अब इन लोग ने इंडिविजुअल वहां पे ऐड कर दिया। सो इंडिविजुअल को पहले एग्जाम्पशंस नहीं था, अब नीरज अगर कोई रिक्रिएशनल क्लास चला रहा है, नीरज अगर पेंटिंग क्लास वो सब चला रहा है
तो नीरज के लिए भी एग्जामेशन है, स्पोर्ट्स वाले में नहीं है। स्पोर्ट्स वाले में वही है जो चैरिटेबल एंटिटीज है उन लोग को एग्जामेशन है बस। ओके, न्यू एग्जामेशन इंट्रोड्यूस, अभी जो पढ़ा वो पुराने एग्जामेशन में अमेंडमेंट आए। अमेंडमेंट आए मतलब ना तो वो डिलीट हुआ ना तो वो ऐड हुआ है, अमेंडमेंट मतलब उसमें चेंजेस आए। अब जो पढ़ रहे हो वो नए अमेंडमेंट है, नए अमेंडमेंट मतलब ये एग्जेम्प्ट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पहले वाले रूल में सेला सर्विसेज एग्जेम्प्ट था, सॉरी टैक्सेबल था, अदर देन सेला एग्जेम्प्ट था। नया अमेंडमेंट बोलता है डिपार्टमेंट पोस्ट का हर एक सर्विसेज टैक्सेबल है। कोई सुन रहा है? Yes. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का हर एक सर्विसेज टैक्सेबल है, सिर्फ 4 सर्विसेज अभी एग्जेम्प्ट हो गया। अरे यार रूल बदल गया, पहले 4 टैक्सेबल था बाकी एग्जेम्प्ट था, अब सारा टैक्सेबल है, 4 एग्जेम्प्ट है। तार पत्र, इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड, बुक पोस्ट या तो ऑर्डिनरी पोस्ट, मतलब एकदम चिंदी वाले काम एग्जेम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल हो गए। पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट। ऑर्डिनरी पोस्ट मतलब 10 ग्राम से नीचे का वेट होना चाहिए, जो एक सिंगल तार पत्र होता है ना, अपने घर पे आता होगा, आगे पीछे रहता है बस, तो वही एग्जेम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल हो गया। मतलब पहले इन लोग मनी ऑर्डर भेजते थे, वो भी एग्जेम्प्ट था, अब मनी ऑर्डर भेजेंगे तो टैक्सेबल हो गया है। पहले पासपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये सब एजेंसी में आता है तो एग्जेम्प्ट नहीं था, अदरवाइज एग्जेम्प्ट था। अभी सब सर्विसेज टैक्सेबल है पोस्ट ऑफिस का, सिर्फ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट जिसका 10 ग्राम से वजन कम है वही एग्जेम्प्ट है, बाकी एग्जेम्प्ट नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes. Yes, sir. So is all services of Department of Post taxable? Yes, only 4 are exempt, ये जो मैंने अभी बोला। नेक्स्ट अपन ने ये पढ़ा था कि टूर ऑपरेटर, अगर इंडिया का टूर ऑपरेटर इंडिया के बाहर वाले को आउटसाइड इंडिया का टूर ऑर्गेनाइज करके दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट था। मतलब मैं रिपीट कर रहा हूं, रिपीट क्या कर रहा हूं, अगर इंडिया के टूर ऑपरेटर को, हीना टूर्स एंड ट्रेवल्स करके इंडिया का टूर ऑपरेटर है, अगर उसने कोई यूएस के टूरिस्ट को मॉरिशियस का टूर ऑर्गेनाइज करके दिया तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। इंडिया के बाहर का रेसिपिएंट है, सर्विस भी इंडिया के बाहर दिया तो टैक्स नहीं आने वाला है। बट वही यूएस के टूरिस्ट को इंडिया का टूर ऑर्गेनाइज करके दिया तो वो टैक्सेबल है। इंडिया के टूरिस्ट को किधर का भी टूर ऑर्गेनाइज करके दिया तो टैक्सेबल है। तो नीरज अगर हीना के पास जाएगा तो टैक्सेबल है, यूएस वाला हीना के पास आएगा मॉरिशस के लिए तो एग्जेम्प्ट है। तो मैं वापस से पढ़ रहा हूं, टूर ऑपरेटर सर्विसेज विच इज परफॉर्म पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया, supplied by a tour operator to a foreign tourist to the extent of value of tour operator of services which is performed outside India. However, value of tour operator services performed outside India shall be such proportion to the total consideration charge for the entire tour which is equal to the proportion of the number of days for which the tour is performed outside India has to the total number of days comprising the tour or 50% of total consideration charge for the entire tour, whichever is less. Further, for making the above calculation, any duration of time equal to or exceeding 12 hours shall be considered one full day and duration less than 12 hours shall be considered as half day. फॉरेन टूरिस्ट अपने डेफिनेशन काम का नहीं है, एकदम सिंपल अमेंडमेंट है यार, प्लीज बोलो। ये नया एंट्री है, न्यू एग्जेम्पशन मतलब पहले जो एग्जेम्पशन था वो तो है ही। तो अगर फॉरेन टूरिस्ट को इंडिया के बाहर का टूर ऑर्गेनाइज करके दिया तो पहले भी एग्जेम्प्ट था, अभी भी एग्जेम्प्ट है। प्लीज कमेंट करो यार, यूएस के सिटीजन को मॉरिशियस का टूर हीना वाले ने ऑर्गेनाइज करके दिया, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? एग्जेम्प्ट। हाउएवर, अगर यूएस के सिटीजन को इंडिया के टूर ऑपरेटर ने इंडिया और मॉरिशस दोनों का टूर ऑर्गेनाइज करके दिया, सपोज यूएस वाला इंडिया घूमने के लिए आया, और समझो ना इंडिया घूमने के लिए आया और उसने बोला मेरे को 2 पैकेज चाहिए, इंडिया घूमूंगा 15 दिन के लिए, फिर श्रीलंका जाऊंगा 10 दिन के लिए। तो हीना वाले ने उसको 25 दिन का पैकेज बना के दिया, 15 दिन इंडिया का टूर, 10 दिन श्रीलंका का टूर। तो ऐसे टूर को एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो गवर्नमेंट बोलता है
जो श्रीलंका वाला टूर है वो एग्जेम्प्ट होएगा। मतलब अगर आपका टूर 10 लाख रुपए का था तो उन लोग ने 25 दिन का आपको टूर पैकेज बना के दिया 10 लाख रुपए का। कोई सुन रहा है? Yes. 25 दिन का टूर बना के दिया 10 लाख रुपए का, तो आप उसको नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करो। 10 लाख रुपया 25 दिन के टूर का है, उसमें से श्रीलंका 10 दिन का है, तो 10 डेज के टूर का वैल्यू कितना हुआ? बराबर है 10 लाख रुपीज इज फॉर 25 डेज, तो डिवाइडेड बाय 25, तो 10 डेज का टूर 4 लाख हो गया। तो ये 4 लाख रुपया जो टूर है वो इंडिया के बाहर का टूर है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करना है, या तो 50% विच एवर इज लेस। तो अपन ने 10 लाख चार्ज किया था, तो 10 लाख का 50% 5 लाख, तो 5 लाख या तो 4 लाख, जो भी लोअर होएगा उतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इतना समझे? Yes, sir. सिंपली आपको नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करना है। आई रिपीट, आपको सिर्फ नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करना है। तो जो भी चीज आप लोगों ने क्या किया है, इंडिया ओनली आउटसाइड इंडिया का टूर है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ओनली इंडिया का टूर है तो फुल्ली टैक्सेबल है। कोई सुन रहा है? इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों का टूर है तो फिर क्या होएगा, इंडिया और आउटसाइड दोनों का टूर है तो आप नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करो प्रोपोर्शनेटली। जो आउटसाइड इंडिया का है वो एग्जेम्प्ट होएगा, बट मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो मिलेगा 50% वाले का मिलेगा और किसी का नहीं मिलेगा। बराबर है? नीचे एग्जाम्पल दिया इन लोग ने। नॉर्मली अगर एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल आईसीएआई के नहीं, गवर्नमेंट ने दिए हुए, तो गवर्नमेंट के एग्जाम्पल एज इट इज आते हैं। A tour operator provides tour operator services to a foreign tourist. 3 days in India, 2 days in Nepal. Entire consideration is 1 लाख। तो मैं बोल सकता हूँ 1 लाख इंटू 2 days अपॉन 5 days, ये नेपाल का वैल्यू हो गया 40,000 रुपया। पूरे टूर का 1 लाख था, 1 लाख का 50% 50,000 होता है, तो एग्जेम्पशन आपको 40,000 का मिलेगा, या तो नंबर ऑफ डेज आउटसाइड इंडिया, या तो 50% विच एवर इज लोअर। समझेगा क्या? Yes, sir. 2 days इंडिया का ट्रिप है, 3 नाइट्स नेपाल का ट्रिप है, कंसीडरेशन 1 लाख रुपया है, तो टोटल ट्रिप 5 days का है। 5 में से 3 दिन नेपाल में था, तो नेपाल का वैल्यू क्या हो गया 3/5 के हिसाब से 60,000। बट पूरे कंसीडरेशन का 50% होएगा 50,000, तो 60 और 50 जो भी लोअर है, तो 50,000 का एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 बोर्ड पे ही है, चेक करो, डाउट है तो पूछना। टू एंड हाफ डेज इंडिया का ट्रिप है, 3 days नेपाल का ट्रिप है। 2.5 days कैसे मालूम पड़ा? 12 घंटे से ज्यादा इंडिया में है तो पूरा डे इंडिया में काउंट करेंगे, 12 घंटे से कम इंडिया में है तो उसको हाफ डे काउंट करेंगे। तो ये सपोज 2 दिन तो पूरा इंडिया में था, थर्ड डे पे 12 घंटे के पहले चला गया, तो 2.5 दिन इंडिया में है, 3 दिन नेपाल में है, तो 5.5 दिन का टूर है। इंडिया के बाहर का टूर 3 दिन का है, तो 3/5.5 ये वाला जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, या तो 50,000 विच एवर इज लोअर, तो लोअर 50 है इसलिए 50 एग्जेम्प्ट हो गया। क्लियर है? Yes. ओके। नेक्स्ट एग्जेम्पशन अपने टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है, मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया पता नहीं, बट टेक्स्ट बुक में एग्जेम्पशन चैप्टर का लास्ट एंट्री यही मिलेगा तुम लोग को। तो जो ट्रक टेम्पो वाले होते हैं उन लोग के पास कभी देखोगे ना AIP ट्रक पे लिखा रहेगा, ऑल इंडिया परमिट करके। तो जो उन लोग को नेशनल परमिट लाइसेंस मिलता है वो लाइसेंस पे टैक्स नहीं आएगा। तो जब उन लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे अथॉरिटीज के पास, तो उन लोग पैसा फीस लेंगे, वो फीस पे टैक्स आने वाला नहीं है। आई होप इतना क्लियर है। Yes, sir. बराबर है? 5 मिनट में रिवीजन होता है, सिर्फ 5 मिनट में। ये सिर्फ इन लोग ने पुराना लॉ नया लॉ दोनों दिया हुआ है, इसलिए तुम लोग को लेंथी लगेगा फाइल, बाकी 5 मिनट से ज्यादा का नहीं है। सेक्शन नंबर 10 में एग्जेम्पशन है। सेक्शन नंबर 10 कंपोजिशन स्कीम था, उसमें मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम एडिबल आइस इन लोग को नहीं मिलता था, आज भी वो सेम है। नए प्रोडक्ट, 4 नए प्रोडक्ट ऐड हो गए, फ्लाई एश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, फॉसिल मिल्स ब्रिक्स, अर्थिंग एंड रूफिंग टाइल्स, इन लोगों को भी स्कीम मिलने वाला नहीं है। ओके। नेक्स्ट सेक्शन 9 में अमेंडमेंट है RCM में,
जीटीए में अभी हमेशा आरसीएम है, मैटर ही खत्म हो गया। तो जीटीए सर्विस देगा तो रेट ऑफ टैक्स भाड़ में गया, आरसीएम एप्लीकेबल है, बट बाकी सब चीज सेम है। फैक्ट्री है तो आरसीएम आएगा, सोसाइटी है तो आएगा, बाकी सब चीज सेम है। 6 जन है तो आरसीएम आएगा, रजिस्टर्ड इंडिविजुअल है तो आरसीएम आएगा, नहीं तो एग्जेम्प्ट होएगा, वो सेम है। हाउएवर जीटीए अगर खुद रजिस्ट्रेशन ले रहा है, एफसीएम वाला ऑप्शन चूज कर रहा है और इनवॉइस पे डिक्लेरेशन दे रहा है, तो एफसीएम में जीटीए टैक्स भरेगा, नहीं तो नहीं भरेगा। एंड अगर जीटीए सर्विस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, एजेंसीज और इन लोग को दे रहा है तो आरसीएम नहीं आएगा। देन ये वाला अमेंडमेंट तो कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पहले सेला सर्विसेज टैक्सेबल था, अभी सारा टैक्सेबल हो गया है, तो वो सेला जहां पे भी था पूरे लॉ में डिलीट कर दिया, दैट्स इट। ओके। देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस पहले फुल्ली एग्जाम था, अब रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रजिस्टर्ड लोगों को दोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। सिंस वो टैक्सेबल हो गया, इसके लिए आरसीएम में एप्लीकेबल कर दिया। एग्जामेशन में जो ऑलरेडी एग्जामेशन है उसमें अमेंडमेंट क्या क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सेला नहीं, सब चीज टैक्सेबल है। नेक्स्ट, ये तो वही है, सब सेला जापे था, सब जगह डिलीट किया और कुछ नहीं है। एयर पहले मेंस टीबी में जाते थे, एग्जाम था, अभी भी एग्जाम है, बट बिजनेस क्लास में जाओगे तो टैक्सेबल हो गया, इकोनॉमी क्लास एग्जाम है। फिर अगर नॉन एसी स्टेज कैरेज, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है तो पहले एग्जाम था, अब भी एग्जाम है, बट ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया तो टैक्सेबल है, और ईसीओ खुद 95 में टैक्स भरेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अगर रेल से हो रहा है तो पहले रेल इक्विपमेंट एग्जाम था, अब टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अगर जीटीए कर रहा है तो जीटीए में दो एग्जामिशन किए, 1500 और 750 वाला, वो अभी टैक्सेबल हो गया। स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस राइस एग्जाम था और अभी भी है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स में सिर्फ सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बचा, स्पाइसेस ये सब टैक्सेबल हो गया। और जो फ्यूमिगेशन होता है वेयरहाउस के अंदर, वो पहले एग्जाम था, अब टैक्सेबल हो गया। हॉस्पिटल में जो रूम रेंट था वो पूरा का पूरा एग्जाम था, अब रूम रेंट अगर 5000 के ऊपर है तो टैक्सेबल है। हाउएवर आईसीयू, आईसीसीयू, सीसीयू और एनआईसीयू ये रूम रेंट है तो कितना भी होएगा एग्जाम रहेगा। ट्रेनिंग और कोचिंग मतलब हॉबी क्लासेस कोई चला रहा है, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, ये सब का, तो पहले सिर्फ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट तो एग्जाम था, अब वो बोलता है कि ट्रेनिंग में अगर आर्ट कल्चर इंडिविजुअल सर्विस दे रहा है तो भी एग्जाम है, और स्पोर्ट्स में इंडिविजुअल नहीं है, स्पोर्ट्स में सिर्फ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को एग्जामेशन। नया एग्जामेशन बोलता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का हर एक सर्विसेज टैक्सेबल है, बट सिर्फ इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट एग्जाम है। टूर ऑपरेटर अगर सिर्फ इंडिया के बाहर का टूर दे रहा है, इंडिया के बाहर वाले को, तो एग्जाम था और अभी भी है। बट अगर टूर ऑपरेटर इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों का कंबाइंड टूर दे रहा है तो एग्जामेशन मिलेगा, जितना फॉरेन का ट्रिप है या तो 50% विच एवर इज लोअर, नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करना है। नेशनल परमिट जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है बस ट्रक को, वो एग्जाम है। ओके। फिर कुछ अपन ने पढ़े थे एग्जेम्पशंस जो विड्रॉ हो गए, मतलब पहले एग्जाम था अब टैक्सेबल है, जहां पे अपन ने पढ़ा था कि होटल्स में 1000 रुपया पर डे पर यूनिट एग्जाम था, नाउ इट इज टैक्सेबल। तो सुन रहा है? यस सर। तो आप अपने नोटबुक में जाके चेंजेस कर सकते हो। अगर आप नोटबुक में जाओगे तो नोटबुक में अपन ने रेंटिंग का चार्ट बनाया होगा, उसमें जो कमर्शियल ड्वेलिंग था वो 1000 रुपए का रूम, वो टैक्सेबल नहीं था, अभी टैक्सेबल हो गया है। तो अभी आप रूम 700 का बुक करो, 500 का बुक करो, 200 का बुक करो, 2000 का बुक करो, सब टैक्सेबल है। फिर अपन ने गरफट में आर पढ़ा था, आरबीआई, वो डिलीट हो गया है, मतलब सर्विसेज बाय आरबीआई विल नाउ बी टैक्सेबल, विल नाउ बी टैक्सेबल। फिर गवर्नमेंट के याद होंगे तो अपन ने 7-8 एजेंट्स पढ़े होंगे, एनसीसीसीडी, आईआरडीएआई, ये सब पढ़ा था, याद है क्या? बोलो बोलो। सेबी का सर्विस एग्जाम है, एजेंसीज करके पढ़ा होगा, यूनिक जेलर्स का ए, एजेंसीज। यस और नो, जल्दी कमेंट करो। ओके। सो वो पहले एग्जाम था, अब उसमें से आईआरडीएआई टैक्सेबल हो गया और सेबी टैक्सेबल हो गया। आईआरडीएआई टैक्सेबल है एंड सेबी टैक्सेबल है। सो याद रखना, बाकी सब एग्जाम है, एनसीसीसीडी एग्जाम है, एफएसएसएआई एग्जाम है, और क्या था जो भी था अपना लिस्ट पूरा, सिर्फ आईआरडी और सेबी डिलीट हो गया है।
तो आरबीआई टैक्सेबल है, आईआरडीएआई टैक्सेबल है, सेबी टैक्सेबल है। ओके, अच्छा सॉरी, मैंने एक दो चीज उल्टा बोला। क्या बोलते हैं, एफएसएसएआई नीचे अलग से उन लोगों ने डिलीट किया, तो एफएसएसएआई भी टैक्सेबल हो गया। फिर आपका एनसीसीसीडी नहीं है, बस दैट्स इट। तो तीन चीज डिलीट हुआ है, आईआरडीएआई, सेबी और एफएसएसएआई। पहले एग्जाम थे, अब टैक्सेबल है। नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अभी भी एग्जामेशन में आता है। ओके, 43 अपन ने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, वो पहले अमेंडमेंट आ गया था, तो अपन ने पहले अमेंडेड पढ़ा है। फिर जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था, उन लोग जो सर्विस देते हैं वो पहले एग्जाम था, अब वो टैक्सेबल हो गया है। सो आरबीआई टैक्सेबल, मतलब ये पहले ना गवर्नमेंट के जो रेगुलेटर्स थे, जो पॉलिसी मेकर थे, वो एग्जाम थे। अब गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर टैक्सेबल हो गए। तो पॉलिसी मेकर में एक आरबीआई आता है, आईआरडीएआई आता है, एफएसएसएआई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया आता है, सेबी आता है, जीएसटी नेटवर्क आता है। इन लोग ने टैक्सेबल बना दिया। रूम रेंट 1000 रुपया होएगा तो भी टैक्सेबल है, 1000 से कम होएगा तो भी टैक्सेबल है, 1000 के ऊपर होएगा तो भी टैक्सेबल है। देन फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस अपन ने ऊपर ही पढ़ लिया, टैक्सेबल हो गया। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल टैक्सेबल हो गया। पहले स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल एग्जाम था, नाउ इट इज टैक्सेबल। सॉरी, और हॉस्पिटल में 3 अमेंडमेंट है। हॉस्पिटल में ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था, पहले तो अपन ने पढ़ा था कि हॉस्पिटल का सब सर्विस एग्जाम्प्ट है, रूम रेंट भी एग्जाम्प्ट है। अब वो बोलता है 5000 के ऊपर का रूम एग्जाम्प्ट नहीं है। सेकेंड अपन ने पढ़ा था कॉर्ड ब्लड बैंक अगर स्टेम सेल्स प्रिजर्व कर रहा है तो वो एग्जाम्प्ट था, अब वो टैक्सेबल हो गया। थर्ड अमेंडमेंट अपन ने पढ़ा था, पहले पढ़ा था कि बायोमेडिकल वेस्ट अगर डिस्पोज ऑफ होता है तो वो पहले एग्जाम्प्ट था, अब टैक्सेबल है। तो कॉर्ड ब्लड बैंक जो सर्विस देगा वो भी टैक्सेबल है, और जो बायोमेडिकल वेस्ट सॉरी डिस्पोजल है वो भी टैक्सेबल है। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes. ओके, फिर एग्जामिशन चैप्टर में कुछ क्लेरिफिकेशन आया। अगेन मैं बोल रहा हूँ एग्जामिशन चैप्टर में इतने सारे अमेंडमेंट्स एक साथ नॉर्मली नहीं आते हैं, बट थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। तो ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इजी है, इंपॉर्टेंट है। क्लेरिफिकेशन ऑन सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनवाड़ीज और स्कूल एंड स्कूल्स। तो सब जो स्कूल के कैंटीन में फूड सप्लाई होता है वो एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, इसके ऊपर बहुत सारे क्लेरिफिकेशन पहले भी आ चुके हैं और अभी वापस से उन लोगों ने डाल दिया है। क्या बोलता है, serving of food to Anganwadis shall be covered by the said exemption, whether sponsored by the government or donation through or from the corporates। तो पहले था कि अगर गवर्नमेंट का मिड डे मील स्कीम में अगर आप फूड सप्लाई कर रहे हो स्कूल के अंदर तो एग्जाम था, बराबर है। तो जो बहुत सारे बीएमसी की स्कूल्स होती है उसमें फूड सप्लाई होता है गवर्नमेंट के मिड डे मील स्कीम के अंदर। कोई सुन रहा है? Yes. Yes, sir. तो वो पहले एग्जेम्प्ट ही था, अभी भी एग्जेम्प्ट ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट पहले एग्जेम्पशन तभी मिलता था जब गवर्नमेंट ग्रांट से वो फंड होता था। तो जब गवर्नमेंट के पैसों से फंडिंग मिलता था तो एग्जेम्प्ट था। अब इसमें क्वेश्चन ये आ गया कि अगर कोई कंपनी डोनेशन दे रही है वो मिड डे मील स्कीम के अगेंस्ट, तो अगर रिलायंस वालों ने डोनेशन दिया है स्कूल्स के अंदर फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो क्या फिर भी वो एग्जेम्प्ट होएगा वो फूड सप्लाई? तो इन लोगों ने क्लेरिफाई किया है कि वो जो केटरिंग सर्विसेज है जो मिड डे मील स्कीम में आती है, तो फर्दर इट इज क्लेरिफाइड दैट सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ सर्विंग ऑफ फूड is exempt from levy of GST irrespective of its funding from government grants or corporate donation। समझ रहा है? बोलो प्लीज यार, सप्लाई ऑफ क्या हो रहा है? फूड्स। सप्लाई ऑफ फूड किधर हो रहा है? स्कूल्स में। तो अंडर मिड डे मील स्कीम है तो वो एग्जाम था, अभी भी एग्जाम्प्ट है, वेदर वो कॉर्पोरेट ग्रांट्स हो या गवर्नमेंट ग्रांट्स हो, सब एग्जाम्पशन ही रहेगा। So the issue which arose for a consideration was whether serving of food in a school under midday meal scheme would be exempt
if such supply are funded by government grants and or corporate donation. Entry number 66, exempt services provided to education institute by catering including midday meal scheme sponsored by the central or state government or union territory. This entry applies to preschool and other schools. तो preschool up to higher secondary school अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, नोटबुक में देख लेना. Accordingly, as per the said entry 66, any catering services provided to education institute is exempt and it include midday meal services also. The scope of this entry is thus wide enough to cover serving of food to a school including preschool. And Anganwadis provides preschool non-formal education. Hence, Anganwadi is covered by the definition of education institute per se, preschool. Further, it is clarified. So, Anganwadi जो होता है वो नॉन कमर्शियलाइज स्कूल होता है, वो भी प्री स्कूल के डेफिनेशन में उन लोग का भी एग्जेम्पशन मिलेगा और फंडिंग गवर्नमेंट से मिलेगा, कॉर्पोरेट से मिले, सब एग्जेम्पशन रहेगा. कोई सुन रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ जो रोड है उस पे जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, तो क्लैरिफिकेशन है. तो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पे जीएसटी आता ही है. Clarifies applicability of GST on annuity paid for construction of road where certain portion of consideration is received upfront while remaining payment is made through deferred payment spreaded over the year. It is important to note that entry number 23A exempt access to road or bridge on payment of annuity but it does not cover construction of road services. तो अपन ने गरफट के टी में पढ़ा था, टोल चार्जेस एग्जेम्प्ट है और एन्यूटी एग्जेम्प्ट है. एन्यूटी एग्जेम्प्ट है मतलब क्या, थोड़ा पैसा आप अपफ्रंट देते हो कंस्ट्रक्शन के लिए और बाकी इंस्टॉलमेंट में देते हो. तो एन्यूटी एग्जेम्प्ट है वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बट जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का एन्यूटी है वो एग्जेम्प्ट है या नहीं है वो नहीं पढ़ाया था, उधर है ही नहीं, था ही नहीं. तो यहाँ पे उन लोगों ने क्लेरिफाई किया. एंट्री नंबर 23 है, डज नॉट एग्जेम्प्ट जीएसटी ऑन एन्यूटी पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड. मतलब रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कोई पेमेंट मिल रहा है सो वो टैक्सेबल है, एग्जेम्पशन मिलने वाला नहीं है. रोड एक्सेस के लिए पेमेंट, रोड यूज करने के लिए जो आप टोल भरोगे, एन्यूटी भरोगे, वो एग्जेम्प्ट है. रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो आप पैसा दोगे वो एग्जेम्प्ट नहीं है. आई होप इतना समझेगा. Yes. सिंपल अमेंडमेंट यार, एक एक लाइन का अमेंडमेंट है. यहाँ पे अमेंडमेंट में पढ़ा रहा हूँ इसलिए वो डिटेल लग रहा है. सिंपल है. क्या सप्लाई ऑफ फूड आंगनवाड़ीज में एग्जेम्प्ट है, आंगनवाड़ी को प्री स्कूल माना है तो वो भी एग्जेम्प्ट है. सेकेंड, क्या जो सप्लाई ऑफ फूड हो रहा है मिड डे मील स्कीम के अंदर गवर्नमेंट डोनेशन देगा वही एग्जेम्प्ट है या कॉर्पोरेट भी एग्जेम्प्ट है? दोनों एग्जेम्प्ट है. सिंपल, 2 लाइन का अमेंडमेंट है. ये 1 लाइन का अमेंडमेंट है. बोलता है रोड को यूज करने के लिए दिया. अरे यार, आप टोल क्यों भरते हो? टोल भरते हो सो दैट आप आगे का रोड एक्सेस कर पाओ. तो एक्सेस ऑफ रोड का जो टोल है और एन्यूटी है वो एग्जेम्प्ट था. बट कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट है या नहीं है? नहीं है. सिर्फ एक्सेस वाला एग्जेम्प्ट है, कंस्ट्रक्शन वाला टैक्सेबल है. समझे? Yes. फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट है. अपन ने पढ़ा था बाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. बाय गवर्नमेंट में अपन ने पढ़ा था कि पटा सर्विसेज टैक्सेबल है, पोस्ट ऑफिस टैक्सेबल है, एयरक्राफ्ट और वेसल टैक्सेबल है, ट्रांसपोर्ट टैक्सेबल है और एनी अदर टैक्सेबल है. एनी अदर के अंदर अपन ने बहुत सारी लिस्ट पढ़ी थी कि गवर्नमेंट इंडिविजुअल फार्मर को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है. गवर्नमेंट अगर एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है. फिर गवर्नमेंट अगर फाइन्स, लिक्विडेशन, डैमेजेस ले रहा है तो एग्जेम्प्ट है. वो सब अपन ने पढ़ा हुआ है. अब उसमें थोड़े बहुत क्लेरिफिकेशन है. पहला, taxability of various services supplied by central government, state government boards such as National Board of Examination (NBE) जो national board है. These services include entrance examination on charging fees for admission to educational institute, input services for conducting entrance exam for student, accretion of educational institute professionals so authorized them to provide the respective services. Example, NBE provides services of conducting entrance exam for admission to course of diploma in national board and fellow national board. Prescribed courses and curriculum under PG medical student hold examination and grant degrees, diploma and other academic distinction. It carries all the functions that are normally carried out by central government or state government educational board and is thus a central educational board. Please मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना भी नहीं है. It is clarified that GST is exempt on services provided by central or state board
including the board such as NBE by way of conduct of examination for their student, including conduct of entrance examination for admission to an education institute. Therefore, GST will not apply to any fees or amount charged by such board for conduct of examination including exam. तो जो सेंट्रल और स्टेट बोर्ड है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, तो सेंट्रल और स्टेट बोर्ड इंक्लूडिंग नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, अगर इन लोग कोई भी सर्विस अपने स्टूडेंट को देंगे तो टैक्स नहीं आएगा, और इन लोग जो एग्जामिनेशन फीस लेंगे उस पर भी टैक्स नहीं आएगा. कोई सुन रहा है? Yes, sir. GST is also exempt on input services relating to admission to or conduct of examination such as online testing services, result publication, printing when provided to the board. तो ऊपर था कि बोर्ड अपने स्टूडेंट को सर्विस दे रहा है, तो सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, नेशनल बोर्ड अगर अपने स्टूडेंट को सर्विस दे रहा है इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन सर्विस, वो एग्जेम्प्ट है. नीचे वाला पॉइंट बोलता है अगर मैं नीरज अगर बोर्ड को सर्विस दे रहा है, सो नीरज अगर इन लोग को सर्विस दे रहा है सच एज एडमिशन टू, या तो ऑनलाइन टेस्ट, या तो रिजल्ट पब्लिकेशन, प्रिंटिंग सर्विसेज, वो भी एग्जेम्प्ट है. यहाँ पे टू सच बोर्ड लिखा है. ऊपर था बाय द बोर्ड, नीचे है टू द बोर्ड. अगर मैं बोर्ड को सर्विस दे रहा हूं एडमिशन से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, मतलब मैंने अपना कॉलेज कैंपस रेंट पे दिया एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, ऑनलाइन टेस्टिंग, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. GST is applicable to other services provided by the board. तो अक्रीशन, जैसे आपके कॉलेज को A+ का डिग्री मिला होगा, तो वो वाले सर्विसेज टैक्सेबल है. जो ये बोर्ड ने अपने स्टूडेंट को सर्विसेज दिया है बस वही एग्जेम्प्ट है, और वो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विसेज लिखा है. आई होप इतना समझेगा. सो सिंपल सा अमेंडमेंट है, वेदर सेंट्रल और स्टेट बोर्ड जो सर्विस दे रहा है वो एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल है. तो अगर वो सर्विसेज उन लोगों ने स्टूडेंट को दिया है बाय वे ऑफ एडमिशन तो वो एग्जेम्प्ट होएगा, नहीं तो एग्जेम्प्ट नहीं होएगा. बराबर है. और ये एग्जामिनेशन एग्जेम्प्ट होएगा. मैंने इन लोग को सर्विसेज दिया है तो भी एग्जेम्प्ट है, बट वो एडमिशन, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन पब्लिकेशन वो सब होएगा. बाकी कोई भी प्रोफेशनल सर्विस दिया है सो दैट विल बी टैक्सेबल. आई होप इतना समझे. ओके. स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने ही डिपार्टमेंट को या PSU को गारंटी दे रहा है जो उन लोगों ने लोन लिया उसके अगेंस्ट, तो उन लोग पैसा चार्ज करता है जो पहले एग्जाम था. तो वापस से मैं बोल रहा हूं, अगर PSU या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को लोन चाहिए, अगर लोन चाहिए तो वो लोन के अगेंस्ट गारंटी देना पड़ता है, जो गारंटी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट देता है. जो इन लोग ने गारंटी दिया है उस पर GST एप्लीकेबल नहीं होता है. यही क्लैरिफिकेशन है. The issue arise for a consideration was applicability of GST on supply of services by state government to their undertaking. तो उन लोगों ने क्लैरिफाई किया है, it is reiterated that guarantee of loan by central or state to their undertaking is exempt. कोई सुन रहा है? तो स्टेट Yes. गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एग्जेम्पशन देगा, कोई भी गारंटी देगा, बोथ विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. देन coaching services supplied by coaching institute or NGO under central sector scheme of scholarship for student with disability. तो ये जो सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो स्कॉलरशिप है, उसका अगर कोई कोचिंग क्लासेस सर्विस दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है. फ्री कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड NGO under central scheme of scholarship for student where the total expenditure is borne by the government to the coaching institute and hence it will be exempt from tax. तो अगर सुन रहे हो क्या? Yes, sir. Yes. तो अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर मैं कोचिंग कर रहा हूं और उसका पैसा गवर्नमेंट मुझे दे रहा है, तो अगर गवर्नमेंट पैसा देगा तो वो एग्जेम्प्ट है. मैं स्टूडेंट को फ्री में कोचिंग दे रहा हूं बट पैसा गवर्नमेंट से ले रहा हूं. सो अगर टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बेयर कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ओके. ओवरलोडिंग चार्जेस एट टोल प्लाजास, कोई सुन रहा है? Yes. सो एक्सेस टू रोड और ब्रिज बाय पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस एग्जेम्प्ट है. वो रोड को एक्सेस करने के लिए एन्युटी पे किया तो भी एग्जेम्प्ट है. बट आपने अगर कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ पेमेंट किया है तो टैक्सेबल है, जो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं. यहाँ पे क्या बोलता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे MORTH permitted the overloaded vehicle to ply on national highway
आफ्टर पेमेंट ऑफ हायर टोल चार्जेस। तो जो ओवरलोडेड व्हीकल होते हैं वो हाईवे यूज कर सकते हैं, बट उन लोग से नॉर्मल से ज्यादा टोल लेते हैं। इट हैज बीन क्लेरिफाइड दैट overloading charges or toll plaza will get the same treatment as given to toll charges। तो अगर टोल चार्जेस एग्जेम्प्ट है, जो एग्जेम्प्ट है ही, तो एक्स्ट्रा टोल जो इन लोग ले रहे हैं ओवरलोडेड व्हीकल से, वो भी एग्जेम्प्ट है। MORTH has directed to collect additional amount from the user of the road to the extent of 2 times of the fees applicable to get that category or vehicle which has not having a valid functional FASTags। Essentially, additional amount collected from the user of the road not having a functional FASTag is in the nature of toll charges and should be treated as an additional toll charges। Therefore, it has been clarified that additional fees collected in the form of higher toll charges for vehicle not having a FASTag is essentially payment of toll and will be exempt। तो बेसिकली मॉर्थ जो है, उन लोग ने दो चीज किया। ओवरलोडिंग जो होता है उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज दिया ओवरलोडेड व्हीकल से, वो एडिशनल टोल है, एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं आएगा। फिर अगर आपके पास वैलिड फास्टैग नहीं है तो एज अ पेनल्टी उन लोग आपसे 2 टाइम्स टोल ले सकता है। तो अगर उन लोग ने 2 टाइम्स टोल लिया वो भी एग्जेम्प्ट है, बिकॉज वो एडिशनल टोल हो गया, उस पर कोई नया अमेंडमेंट नहीं है। समझेगा? Yes, sir. बाकी लोग बोलो यार। Yes, so Fine. ये सारे अमेंडमेंट इसी के हैं। एग्जामिशन में इतना अमेंडमेंट जिंदगी में नहीं आए जो अभी एक साथ आए। फाइन, एक सेकंड देना मुझे बस।